तीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है। और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल। डॉक्टर प्रतिमा का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम पे। डॉक्टर प्रतिमा बीएचएमएस है, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। और फिलहाल में वो 2015 से डॉक्टर प्रतिमा आयुष होम्यो केयर के नाम से अपना क्लिनिक चला रही हैं, जहाँ पे वे बहुत सारे रोग जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेयर फॉल, ऑटिज्म, स्किन डिसऑर्डर, फीमेल डिसऑर्डर्स का होम्योपैथी से उपचार करती हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन रखती हैं। साथ ही साथ ये प्रत्यार्थ कंसल्टिंग सर्विसेज की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत हैं। ये इनकी होम्योपैथी की तरफ जो समर्पित रहे और जो सेवा उन्होंने की है उसके लिए इनको ह्यूमैनिटेरियन सर्विस अवार्ड, कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड तथा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेवा रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो काफी टाइम से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अपनी नॉलेज और अपना विजडम शेयर करने के लिए। तो जो डॉक्टर प्रतिमा का आज का टॉपिक है वो है स्टेफिसिगेरिया एज होम्योपैथिक मेडिसिन। तो डॉक्टर प्रतिमा, आप अपना सेशन आज मैम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये वंडरफुल मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। लगातार 1197 दिनों से प्रतिदिन वेबिनार आयोजित करना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि होम्योपैथी के प्रति समर्पण, शिक्षा और सेवा का ये अद्भुत अभियान है। इसके लिए मैं पूरी आईएफपीएच टीम को बधाई देती हूँ। साथ ही में मैं डॉक्टर एम के सहानी सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सर को मैंने अपने कॉलेज टाइम से बहुत जाना है, समझा है, बहुत दिली इच्छा थी मेरी सर से मिलने की। तो धन्यवाद सर, आपने इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। साथ ही में मैं डॉक्टर दिनिशा मेहता मैम को भी धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मुझे इस फोरम से जोड़ा। तो आज मुझे स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। अक्सर स्टेफिसेग्रिया को सप्रेशन इमोशंस की मेडिसिन के रूप में लोग याद रखते हैं, लेकिन इसका व्यक्तित्व इससे कहीं व्यापक और गहरा है। आज हम इसी मेडिसिन के मानसिक, शारीरिक और क्लिनिकल यूजेज और प्रैक्टिस में सिलेक्शन की सूक्ष्म बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर केंट ने कहा है कि अ रेमेडी इज नॉट जस्ट अ मेडिसिन, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेशेंट इनर स्टोरी। तो आज हम स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। जैसे कि स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन को सबको पता होगा, ये सप्रेस इंडिग्नेशन के लिए दी जाती है। इंडिग्नेशन यानी कि रोग या आक्रोश, रोष या आक्रोश। यह एक ऐसी भावना या गुस्सा है को जब कभी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय या अपमान होता है, या उससे रिलेटेड किसी भी व्यक्ति के साथ अपमान, अन्याय या किसी भी तरीके की अनफेयर चीजें होती है, तो उसके उसी के कंसिक्वेंसेज में जो भावना उत्पन्न होती है या गुस्सा उत्पन्न होती है, यह सिर्फ एक साधारण गुस्सा नहीं है, बल्कि यह एक किसी पक्षपात, अन्याय या बेईमानी के खिलाफ मन में उठने वाली यह एक नाराजगी होती है। तो आज हम इस वेबिनार को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट जो है फाउंडेशन, जिसमें हम बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे। हम इसकी बॉटनी के बारे में बात करेंगे, इसकी इतिहास के बारे में बात करेंगे, और केंद्रीय बिंदु जो है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे इस तरीके की भावना या गुस्सा आगे चलकर इलनेस में चेंज हो जाती है। तो मैं इसको पैथोजेनिक फ्लो चार्ट के रूप में समझाने की कोशिश करूंगी। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स को पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीटली जो है हम इमोशनल
मैं इमोशनल और मेंटल रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगी, और प्लस इसमें मैं इस पूरी मेडिसिन को मैं किसी मूवी कैरेक्टर से, 2-3 मूवी कैरेक्टर से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि कॉलेज टाइम में भी हम किसी भी मेडिसिन को कैसे याद करते थे, किसी एक मेडिसिन को हम किसी मूवी से रिलेट करते थे, जिससे वो मेडिसिन हमेशा हमारे दिमाग में रहे। उसके पार्ट उसके तीसरी भाग में हम जो है इसके शरीर पे आने वाली, हम अपने सिस्टम बाय सिस्टम जो है इसके फिजिकल कीनोट जो हमारे शरीर पे आते हैं, जैसे जिस प्रतिक्रिया हम हमें जो भी भावना हमारे मन में उत्पन्न हुई, उसके बाद हमारे शरीर पे क्या क्या चीजें आई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में चौथे पार्ट में हम बात करेंगे। और इसके बाद अंत में मैं अपने कुछ केसेस भी क्लियर करूंगी। तो चलिए पहले पार्ट पे बात करते हैं, फाउंडेशन यानी कि बुनियादी बात। मैम मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? मैम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। जी जी, ओके, धन्यवाद। यस मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके, तो अब हम बुनियादी बातों पे बात करेंगे कि इस स्टेफिसेग्रियम मेडिसिन की कौन से प्लांट से बनती है, और इस प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम यूज करते हैं, और कैसे किसी के साथ हुई अन्याय एक बीमारी में बदल जाती है। स्टेफिसेग्रियम मेडिसिन को पहले डेल्फीनियम स्टेफिसेग्रिया के नाम से जानते थे, जो कि रेननकुलेसी फैमिली से होती है। उसी फैमिली से जिस फैमिली से हमें एकोनाइट और पल्सेटिला भी मिलती है। स्टेफेजिक इस स्टेफ मेडिसिन के प्लांट के हम सीड को यूज करते हैं इस मेडिसिन को बनाने के लिए। इसमें एक कैलकुलाइड होती है जो कि बहुत ही पॉइजनस होती है, डॉल्फिनिन नाम से। डॉल्फिनिन जो है हाईली टॉक्सिक होता है, क्योंकि यह हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल को इम्पेयर करता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट रेट भी डाउन होता है, और अगर आप इसे खा ले तो कार्डियक इरिथमिया तक भी हो जाता है। कैसे एक लोकल में रेमेडी को कैसे पॉलीक्रेस्ट में बदली, इसके बारे में बात करूंगी। तो इसके इतिहास में जाते हैं पहले। हैनिमन्स प्रूविंग के पहले इस मेडिसिन को जुओं के मारने के लिए यूज किया जाता था। जो हमारे स्कैल्प में जो जुएं हो जाती हैं, उसके लिए इसके सीड को क्रश करके लोकली जो है सिर में इसको लगाया जाता था, उससे जुएं मर जाती थी। और पुराने टाइम पे लोग इसको लाउस वर्ट कहते थे। लाउस यानी कि लिस, और वर्ट यानी कि प्लांट। उसके बाद जब हैनमन सर ने इसको प्रूव किया हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, तो ये मटेरिया मेडिका में पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के नाम से हुई। डॉक्टर केन सर का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? केन सर ने, सबको पता है कि सबसे ज्यादा मेंटल, मानसिक और इमोशनल सिम्टम्स पे जाते हैं। जितना मैंने स्टेफ मेडिसिन को समझा है, पढ़ा है, वो मैंने जॉर्ज विथॉल्कस की बुक से पढ़ा है। सबको पता होगा कि जॉर्ज विथॉल्कस सर की एक बुक थी, द इसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका। जितना मैं स्टेफ को समझ पाई हूँ, वो मैंने जॉर्ज विथॉल्कस सर की बुक से ही पढ़ा है, और इसी बुक से रिलेटेड चीजों को मैं आगे इसमें डिस्कस करना चाहूंगी। जॉर्ज विथॉल्कस सर की जो बुक है, उसमें जो केंद्रीय बिंदु जो है उसकी, वो सप्रेस्ड इंडिग्नेशन ही है। और इंडिग्नेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि यह एक ऐसी भावना है जो जिसमें साधारण गुस्सा नहीं है, बल्कि किसी भी अन्याय, पक्षपात या बेईमानी के खिलाफ मन में उठने वाली यह एक गहरी नाराजगी होती है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम स्टेफ कभी भी किसी को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि स्टेफ क्यों दिया जाता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये कहने में आसान है कि किसी के साथ अन्याय होना, पक्षपात होना या अपमान के बाद जो हमें जो भावना हमारे मन में आती है, हम उस बेसिस पे इस मेडिसिन को देते हैं। लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। आगे मैं समझाऊंगी कैसे कैसे क्लिनिक पे हमने ऐसे पेशेंटों को नेग्लेक्ट किया है, ये मैं बताऊंगी। जब मैं आगे आपको 2-3 मूवी कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी, मैंने भी ऐसी गलती की हुई है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेफिग्रिया का मतलब यही है कि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, अन्याय होने के बाद वो पेशेंट रिएक्ट नहीं कर पाता है, उस चीज को दबा लेता है। कहते हैं ना, गुस्सा घोट के पी जाना। वो कभी भी सप्रेस ही करता है हमेशा, कभी भी उस चीज को वो जाहिर नहीं कर पाता। जो स्टेफ पेशेंट होता है वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता। वो झगड़े से बहुत दूर रहता है। वो रिएक्ट करना चाहता है बट वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। बाहर से देखने पे आप स्टेफ पेशेंट को देखोगे, वो बहुत ही शालीन दिखेगा आपको, बहुत ही विनम्र दिखेगा। लेकिन जो अंदर उसकी प्रतिक्रिया चलती है उसको भापना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइप की पेशेंट आपके पास अगर क्लिनिक पे आती है तो उससे चीजें आप उगलवा नहीं सकते हैं। वो एकदम टू द पॉइंट बात करेगी, जैसे कि इग्नेशिया में आप देखते हो। लेकिन आप स्टेफ के पेशेंट को अगर धीरे धीरे आप अच्छे से बात करने लगो, उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट अगर आपका हो जाए और आप खुल के बात करो, तो वो सारी बातें उगल देती है। और ऐसा इग्नेशिया में नहीं होता है। इग्नेशिया को बहुत मुश्किल होता है कि आप उससे सारी बातें उगलवा सकें। तो इस थीम को हम जो केंद्रीय बिंदु इंडिग्नेशन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेफ की थीम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, इंडिग्नेशन होता है, उसके बाद उसको इंसान सप्रेस कैसे करता है, और सप्रेशन के बाद, उसको दबाने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला, जैसे कि मैंने आपको समझाया, इंडिग्नेशन, जब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। सिर्फ आपके आत्मसम्मान को नहीं, आपसे रिलेटेड आपका आपका कोई भी चाहने वाला है, उसके भी आत्मसम्मान के साथ अगर ठेस पहुंचता है और उस पर्सन को लगता है कि नहीं, कुछ अपमान हुआ है, चाहे वो रियल में हो या फिर उसने खुद से ही उसको परसीव कर लिया हो, उसका अपमान भले ही ना हुआ हो, बट उसे लगा कि नहीं, मेरा अपमान हुआ है, तो वो रियल भी हो सकता है और उसने परसीव भी किया हो सकता है। दूसरा, ऐसा होने के बाद उसने उस चीज को दबा दिया, अंदर ही अंदर उसको एक्सप्रेस नहीं किया, उसको सप्रेस कर लिया। इसका रीजन भी है, क्यों ऐसा करता है वो? प्राइड, घमंड, या फिर खुद को मजबूत दिखाने के लिए वो ऐसा करता है। दूसरा, प्रोप्राइटी, यानी कि सील और मर्यादा, समाज के नियमों और सभ्यता को बनाए रखने के लिए उसने ये सो किया कि नहीं, मुझे इस चीज को दबाना है, दिखाना नहीं है। और तीसरा, डर, टिमिडिटी, कायरता, वो उस लायक है ही नहीं कि वो उसको सब एक्सप्रेस कर सके, बाहर दिखा सके। या फिर वो ये भी सोच सकता है कि अगर मैंने इस चीज को आगे बढ़ाया या मैंने अपना गुस्सा दिखाया तो आगे क्या क्या हो सकता है। इस डर से उसने उस चीज को निगल लिया। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, वो जो सप्रेस कर लिया उसने, जो दबा लिया गुस्सा या किसी भावना को, उसके बाद जब बार बार चीजें रिपीट होती हैं, बार बार चीजें, जब कोई किसी को बार बार अपमान करता है या उसके आत्मसम्मान पर बार बार ठेस पहुंचा रहा है, तो वो कभी तो बाहर निकलेगी। और जब वो निकलती है तो 2 तरीके से निकलती है। एक, तो इंसान बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा कर रहा है, मतलब वो इतना गुस्सा कर रहा है जो छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा कर रहा है। बात उतनी भी बड़ी नहीं है जितना वो गुस्सा कर रहा है, बात उतनी भी बड़ी नहीं है कि वो इतना रो रहा है। एक ये मानसिक स्तर पर उसका ये एक्सप्रेशन हो गया। और दूसरा, फिजिकली हमारे, मतलब शारीरिक, हमारे शरीर पे कोई भी लक्षण आया, जैसे कहीं दर्द उभरा, पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, या फिर हमें यूरिनरी कोई कंप्लेंट शुरू होने लगी। बच्चों में भी हम देख सकते हैं, जैसे बच्चे स्कूल गए, छोटे बच्चे स्कूल गए, उनको उनके अध्यापक ने कक्षा में डांटा और उन्हें अच्छा नहीं लगा, और स्कूल से आते ही
बच्चे के पेट में जोर से दर्द होने लगा। पूछने पर पता चला कि उसको आज उसके अध्यापक ने डांटा है। या फिर और भी बच्चे, हम फीवर के केस में ये सब चीजें भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा स्कूल से आया और उसे अचानक से फीवर हो गया, कोई कारण नहीं, कोई मौसम खराब नहीं, कुछ उसने ठंडा पानी नहीं पिया, कुछ उसने बाहर का नहीं खाया, आते उसको फीवर हो गया। क्यों फीवर हो गया? क्योंकि उसको टीचर ने सारे बच्चों के सामने डांटा है। तो बच्चों के केस में भी स्टेप्स देखने को मिलता है। आप यूरिनरी कंप्लेंट बहुत सारे आप पेशेंटों का देखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो काफी बड़े होने के बाद भी बेड वेटिंग के केसेस आते होंगे आप पे। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बच्चा 11-12 साल का हो गया फिर भी बिस्तर पे ही पेशाब हो जा रहा है। इस केसेस में भी आपको रीजन ढूंढना है, आपको कॉज ढूंढना है। होम्योपैथी में हम पेशेंट को ठीक करते हैं, ना कि बीमारी को। हर बीमारी में जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें सबसे पहले यही पूछना होता है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और क्यों शुरू हुआ। अगर कारण पता चल जाता है तो मेडिसिन निकालने में बहुत आसानी होती है। ये इजी रिकॉल के लिए अगर हम ये फ्लो चार्ट देखें, दो फ्लो चार्ट है, आप देखो कि कैसे किसी का अपमान हुआ, या उसने खुद से इंसर्ट फील किया, या जबरदस्ती उससे कोई काम कराया गया। ऑफिस में मैनेजर है, मैनेजर ने कोई टास्क दिया करने के लिए बट वो कलीग नहीं करना चाहता है। वो एक ऐसा काम है जो वो नहीं करना चाहता है, या वो एक ऐसा काम है जो करना सही नहीं है। तो इस तरीके से भी हम स्टेप पेशेंट को देख सकते हैं। तो इसको फ्लो चार्ट के रूप में अगर हम समझेंगे तो आप चार्ट को देख सकते हैं। इंसर्ट इनजस्टिस वायलेशन, जब भी किसी का अपमान हुआ, अन्याय हुआ, जबरदस्ती कोई काम कराया गया, या फिर कोई हार्श वर्ड बोल दिया गया। फोर्स कंप्लाइंसेस, किसी से जबरदस्ती कुछ काम कराया गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने उस चीज को, गुस्से को हम, या फिर किसी भी भावना को हमने निगल लिया। क्यों निगल लिया? जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि प्राइड की वजह से, खुद को मजबूत दिखाने की वजह से, मर्यादा दिखाने की वजह से, डर की वजह से, या फिर कायरपन में। उसके बाद क्या हुआ, हम हमने गुस्से को पी तो लिया, हमने चीजों को सप्रेस तो कर लिया, और ये मैं हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे नेचर में है, क्योंकि वो मेरे नेचर में है। मैं बाहर से तो बहुत शांत हूं, बट मेरे अंदर की जो उथल पुथल चल रही है, वो मैं शो नहीं कर रहा हूं, बट मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मैं उस चीज को बार बार सोच रहा हूँ। साइलेंट इंटरनल बिल्डअप, मैं उस चीज को बार बार सोच रहा हूँ। रीप्लेइंग द इवेंट, मैं उस चीज को बार बार देख रहा हूँ। वुंडेड डिग्निटी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। किसी के भी आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना। इसको आप दो तरीके से देखिए, उसका आउटकम कैसे आएगा। पहला जो है, सडन इमोशनल एक्सप्लोजन में वो डिसप्रपोर्शनेट एंगर, मतलब किसी निश्चित अनुपात में उसका गुस्सा नहीं है। मतलब एक छोटी सी बात हो गई है, छोटी सी बात, और उस छोटी सी बात पे छोटा गुस्से के अलावा वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। और ये तब हो रहा है जब बार बार कुछ उसके साथ हो रहा है। तो एक बार उसका गुस्सा फूटा, और वो भी बहुत छोटी सी बात पर उठा, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। वो रोया, बहुत छोटी सी बात पे वो बहुत रोया। उसके बाद उसको रिग्रेट भी होता है, उसको पछतावा भी होता है, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है गुस्सा दिखाने के बाद। इस ये वाला जो है गुस्सा है, ये वाला जो है, इसको मैं आपको एक मूवी कैरेक्टर में आपको दिखाऊंगी आगे जाके कि इस तरीके का पेशेंट कैसा दिखता है। और एक दूसरा है, जो हम गुस्से को निगल लेते हैं तो हमारे फिजिकल, हमारे शारीरिक शरीर पे जो हमारे सिम्टम्स के रूप में दिखता है, जैसे कि ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, सिस्टाइटिस, कोई सर्जरी होने के बाद उठने वाला पेन, बार बार जो बच्चों में स्टाई होती है, जो दांतों का सड़ना होता है, और बच्चों का जो पेट में बार बार दर्द होता है। ये सारे फिजिकल कंप्लेंट तब आ रहे हैं। मैं जो बता रही हूँ कि सप्रेस करने के बाद से जो चीजें हो रही है हमारे पास। अब आगे हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं।
जो कि हम माइंड को पढ़ेंगे। इस माइंड माइंड में हम मूवी कैरेक्टर के बारे में आगे बताएंगे आपको, ताकि आपको ये मेडिसिन जो है बहुत ही जल्दी याद हो जाए। तो स्टेफ का पेशेंट बाहर से दिखता कैसे है, होता कैसे है वो स्टेफ का पेशेंट? स्टेफिस एग्रे है, मैं इसको शॉर्टकट में स्टेफ बोल रही हूँ। तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, छोटा सा भी अगर उसका अपमान किया जाए, इंसर्ट कर लिया जाए, तो वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है इंसर्ट के लिए। या फिर वो अगर किसी ने बहुत रूड तरीके से उससे बात किया, या फिर अगर किसी ने उसको नकार दिया या फिर नजरअंदाज किया, बीइंग ओवरलुक्ड, अगर उसको नजरअंदाज कर दिया, और बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो है उसको बहुत इफेक्ट करती है। दूसरा, जब गुस्सा होने वाली बात होती है तो बहुत रेयरली वो कभी कुछ बोलता है, वो बोलता ही नहीं है, वो शांत रहता है। जब भी कहीं किसी झगड़ा देखा उसने कहीं भी, तो वो अंदर से अंदर वो कांपता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कायरपन के साथ जो है, कायरपन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर उसने उस चीज को गुस्से को बाहर नहीं दिखाया, उसके साथ साथ उसके अंदर नाराजगी भी होती है, और वो अंदर नाराजगी ऐसी होती है कि वो उसको कभी भूलता नहीं है, लेकिन अंदर वो उथल पुथल जो है वो चलता ही रहता है। और क्या होता है जब सब्र का बांध टूट जाता है, जब हमारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचता है, जब हमारा बार बार कोई अपमान करता है और हमारा सब्र का बार टूट गया। कभी तो होगा ऐसा जो हमारा सब्र का बार टूटेगा। कोई भी इंट्रोवर्ट इंसान भी अगर होता है, उसे बार बार कोई भी चीज कहो, कभी तो वो पलट के जवाब देगा, कभी तो वो एक्सप्रेस करेगा। तो जब ये सब्र का बार टूटता है, तो उसका जो एंगर होता है, उसका जो गुस्सा होता है, वो बाहर निकलता है, और वो छोटी छोटी बात पे भी निकल जाता है। आप उस समय अगर आप उस पेशेंट को देखोगे तो आप बोलोगे, क्या यही वो पेशेंट है? क्या ये वही व्यक्ति है मैं जिसको जानता हूँ? वो आप उसको नहीं समझ पाओगे। बार बार अनचाहे विचार आना, वो विचार वायलेंट प्रकृति के भी हो सकते हैं, हिंसक प्रकृति के भी हो सकते हैं, और यौन प्रकृति के भी हो सकते हैं, जिससे पेशेंट को एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है। पेशेंट आएगा, आपसे बोलेगा कि मुझे इस तरीके के विचार जो है बार बार आ रहे हैं, मुझे यौन संबंधी जो कंप्लेंट्स हैं वो बार बार चीजें आ रही, बार बार ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और वो जब वो बताएगा तो आप समझ जाओगे कि पेशेंट इस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तीसरा आप देख लो, सर्जरी के बाद, या फिर किसी शोषण के बाद, या अपनी करीबी किसी धोखा मिलने के बाद जो भावना पैदा होती है, उसको भी हम इस स्टेप में लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा, आपकी आवाज बीच में कट रही है बहुत ज्यादा। ओके मैम, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बीच में कट जाती है। हाँ जी। ओके ओके। आपने सुना होगा स्प्लिट पर्सनालिटी, बहुत मूवी में भी आपने देखा होगा कि एक पेशेंट है, एक साइड एक तरफ जो है वो बहुत आपको शांत और विनम्र देख रहा है, और दूसरे साइड से आप ये देख रहे हो कि वो कैसा है। तो अगर आप स्टेफ पेशेंट को देखोगे, अगर इसको स्प्लिट पर्सनालिटी के रूप में अगर हम देखते हैं, तो आप देखोगे स्टेफिसाइग्रिया का एकदम केंद्रीय मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे सामने से देखने पे स्टेफ का पेशेंट आपको बहुत ही शांत, विनम्र और बहुत ही कंट्रोल दिखेगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से वो आपसे बात करेगा, कर्टियस, वो बहुत ही विनम्र होगा।
लेकिन वो आमना सामना करने में वो बहुत ही हिचकिचाहट होती है उसके अंदर, वो चीजों को आमना सामना नहीं कर पाता है। वो शांति बनाए रखना चाहता है और सबकी सब चीजों के साथ वो एग्री करता है, सहमति जताता है हर चीज में। वो बोलते हैं ना, आत्म त्याग कर देना, क्योंकि वो किसी भी डीप कन्वर्सेशन में वो जाना नहीं चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ जब ये चीजें बार बार उसके साथ होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिग्नेशन के बारे में मैंने समझाया, मैं बार बार इस चीज को बार बार रिपीट करती हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि स्टेप का कोर मैकेनिज्म, कोर थिंग ही यही है कि जब ये चीजें बार बार हो रही हैं तो उसका जो ये सडन रेज, जो बहुत ही आक्रोश वाला जो गुस्सा है, वो जब वो ट्रिगर होता है तो वो बहुत ही अलग तरीके का इंसान लगता है। और ये चीज बहुत जल्दी सबसाइड भी कर जाती है। इसके बाद उसको बहुत ही पछतावा भी होता है। मैंने ये चीज यहाँ पे इसलिए बताई है क्योंकि ये चीजें होने पे जो अलग अलग रिएक्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने ये क्यों बताया बार बार आपको। आपने मूवी देखा होगा एनिमल, मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखा होगा। एनिमल मूवी 2023 में आई थी वो। इसमें रणबीर कपूर जो है, उसका नाम विजय है, आपने देखा होगा इसको। रणबीर कपूर एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा होता है। आपने छोटे पर से देखा होगा, जब मूवी स्टार्ट होती है तो बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है, जो अपने पापा का रोज रोज इंतजार करता है कि पापा कब आएंगे। और अपने जन्मदिन के दिन वो बहुत इंतजार करता है। एक लेटर भी लिखता है कि पापा मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। आपने देखा होगा। उसी मूवी का एक सीन आपको याद होगा, जब वो अपनी बहन के पास जाता है और बहन से पूछता है कि आज आप कॉलेज क्यों नहीं गए। बहन तो पहले बताती नहीं है। बहन से पूछता है क्या हो गया, तो बहन बताती है कि कॉलेज में किसी ने छेड़ा उसको। उसने पूछा, किसी ने तुझे छुआ? उसने बोला हाँ। अब बचपन से उसके साथ क्या हो रहा था उसके पापा ने कभी सुनी नहीं। वो शुरू से अपमान सहता गया। जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसको वो अपनी दुनिया का वो सबसे बड़ा हीरो समझता था, अपना सबसे बड़ा सुपर हीरो समझता था, उन्होंने कभी बचपन में उसका ध्यान दिया नहीं। थप्पड़ भी उसने बहुत खाया, इस मूवी में आपने देखा होगा। उसकी इज्जत पे बात आई, वो तो चुप रह गया। अब तो बहन की इज्जत की बात आ गई। भाई को अगर कोई बहन बोले कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, तो बचपन से वो तो पापा पापा की सारी चीजें तो उसने सह लिया, अब बहन के साथ वो क्या करे। आपने देखा होगा उस मूवी में, फिर वो आगे जाता है, कॉलेज में जाता है और बंदूक ले, पहले तो कॉलेज में जाता है, पूछता है किसने मेरी बहन के साथ ये किया। कोई कुछ नहीं बोलता है। सब उसका मजाक बनाते हैं कि अब ये छोटा बच्चा आके हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद वो कॉलेज में बंदूक लेके जाता है और गोलियां भी चलाता है। स्टेफेसिग्रिया की मैं इसी मैकेनिज्म को बता रही हूँ कि जो आत्मसम्मान को जो बार बार ठेस पहुंचाते हो, साइलेंटली वो उसको ब्रूड करता रहता है, सोचता रहता है, और जब वो गुस्सा फूटता है तो वो इस लेवल तक भी जाता है। बाद में उस मूवी में आप देखोगे कि वो बाद में शांत हो जाता है। आप उसके बहुत अलग अलग एंगल देखोगे आप पूरी मूवी में, फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो शांति हो जाता है और आराम से रहता है। तो इसको स्टेज बाय स्टेज इस मूवी के करेक्टर को समझते हैं। जो पहला करेक्टर मैंने आपको बताया एनिमल मूवी का, जो रणबीर कपूर ने किया है, बेस लाइन आप देखो ऑन स्क्रीन पे क्या है कि वो बहुत ही लविंग बच्चा होता है, बहुत ही लॉयल होता है, सबको खुश रखता है, और उसको क्या चाहिए होता है, उसके पापा का प्यार चाहिए होता है, उसके पापा का समय चाहिए होता है। तो बेस लाइन टेम्परामेंट आप स्टीव सेग्रिया का देखो ना, बहुत ही माइल्ड, सेंसिटिव, अफेक्शनेट बच्चा होता है और बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाता है।
इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, बार बार ह्यूमिलिएट हुआ हो, जिस पर्सन को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसने उसको नेग्लेक्ट किया। आप इसको वही चीज लो, इन अपमानित हुआ, उसको ये लगा कि मैं जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ये तो नेग्लिजेंस है, ये तो इनजस्टिस है, ये तो अन्याय है, मैं अपने पापा को सबसे बड़ा हीरो समझ रहा हूँ और मेरे पापा मुझे समय ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ऑन स्क्रीन पे आप देखो वो अपने पेन को, बचपन का सब कुछ छुपाता है, ठीक है। कभी भी सामने बात नहीं करता है इस चीज की, वो तो जब वो बड़ा होता है तो बात करता है, बट कभी भी वो बात नहीं करता है इस चीज की। क्यों? वही डर, प्यार, लोगों को दिखाने के चक्कर में। चौथा देखो आप, ये ईयर बाय ईयर होता चला गया, होता चला गया, वो सोचता चला गया, और ये जो घाव है वो अंदर ही अंदर रहा, लेकिन वो कभी हील नहीं हुआ, कभी वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब सब्र का बार टूटा, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ, तो अपने तक तो सीमित था, अपनी बहन का भी अपमान वो क्यों सहे। तो उसका गुस्सा ऐसे फूटा, और जैसा फूटा वो आप बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है। उसके बाद वो शांत हो जाता है, घर पे आता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इस मूवी में आपने देखा, एनिमल मूवी में उसका रिएक्शन बहुत ही वायलेंट था। एक दूसरी मूवी आपने देखी होगी, थप्पड़, जो कि 2020 में आई थी। तापसी पन्नू का रोल था उसमें, थप्पड़ में। उसका नाम उसमें अमृता था। अमृता को उसके पति ने एक पार्टी में, जिसमें सारे उसके नाते रिश्तेदार ऑफिस के लोग आए हुए थे, उसको थप्पड़ मार दिया सबके सामने। क्यों मारा? क्योंकि उसको ऑफिस से फोन आया, कोई कलीग उससे बात कर रहा था, ऑफिस का कुछ टेंशन चल रहा था, और वो उसको शांत करा रही थी। उसने एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन ना तो वो चिल्लाई, ना तो वो कुछ आमना सामना की, और ना ही वो अपमान का बदला उस समय लेना चाह रही थी। अंदर ही अंदर वो चुप रही, बार बार वो इस चीज को दोहराती रही, मन में सोचती रही। लेकिन आपको इस मूवी का एक डायलॉग याद होगा, हाँ, थप्पड़ ही तो है, लेकिन नहीं मार सकता। तो इसमें भी आप कोर देखोगे तो लॉस ऑफ डिग्निटी, यानी कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, और बहुत ही साइलेंटली वो डिवोर्स फाइल कर देती है। वो जो है, नहीं, वो जो है डिवोर्स फाइल कर देते, तलाक हो जाता है उन लोगों का। उसके घर वाले उसको बहुत समझाते हैं, उसके माँ बाप बहुत समझाते हैं, उसके सास ससुर उसको बहुत समझाते हैं, बट वो नहीं मानती है। इस मूवी में उसने कहा है कि पता है एक थप्पड़, इस थप्पड़ से क्या हुआ, इस थप्पड़ से ये हुआ कि वो सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी, जो सालों से मेरे साथ अनफेयर हो रहा था। मैं वही कह रही हूँ कि रिएक्शन इसमें जो है, प्रतिक्रिया जो है, पेशेंट तुरंत नहीं देता है, या फिर एक बार भी नहीं देता है। जब बार बार होता है, तब एक दिन उसका गुस्सा फूटता है। उसने अपने पति से कहा, तुम अपने कंपनी में इतने इन्वेस्टेड थे कि यू कुड नॉट मूव ऑन, तुम मूव नहीं कर पाए, तुम इतने इन्वेस्टेड थे, तो मैंने तो जिंदगी लगा दी तुम्हारे साथ, मैं कैसे मूव ऑन हो जाऊं। उसने माफ नहीं किया, और उसने डिवोर्स ले लिया, और बहुत साइलेंटली तरीके से लिया उसने। एनिमल मूवी की तरह नहीं कि वो बहुत गुस्सा हो गया। तो ये लोगों को बहुत छोटी चीज लगेगी, लेकिन ये सारी बातें जो है डिग्निटी पे ही आती है। किसी का इंसर्ट हुआ, किसी का अपमान हुआ, उसने क्या प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया को तो उसने तुरंत दिया नहीं, उसको तो उसने दबाया,
जो दबाव है वो शांत दिखा नहीं, वो अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहा। और कैसे वो, ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक में सडन रेज, सडन गुस्सा, और दूसरा बहुत शांति तरीके से उसने तलाक ले लिया। दोनों मूवी में मैंने आपको बताया, दोनों का रूट कॉज एक ही है, वुंडेड डिग्निटी मैकेनिज्म, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। एक ने वायलेंट एक्सप्लोजन किया और एक बहुत शांत तरीके से बहुत आराम से अलग चली। तीसरी मूवी थी एक, मैं जल्दी करती हूँ अब। तीसरी मूवी एक थी जवान, जिसमें शाहरुख खान था, आजाद नाम था उसका, और उसने जो है, वो एक जेलर था। और कहानी की शुरुआत मुंबई मुंबई मेट्रो में एक हाईजैक से होती है, जिसे आजाद यानी कि शाहरुख खान और उसकी महिला कैदियों की एक टीम करती है। उनका मकसद जो है सिर्फ पैसे वसूलना नहीं था, बल्कि सिस्टम की कमियों को, जैसे किसानों की आत्महत्या, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और सरकारी लापरवाही को उजागर करके समाज में बदलाव लाना था। एक और कारण था, आजाद के जो पिता थे विक्रम राठौर, वो एक बहादुर कमांडो थे, जिनको देशद्रोही घोषित कर दिया था। तो आपने इस मूवी में देखा होगा, आजाद एक रहता है और दूसरा वो एक मास्क पहन के, जो आपने शुरुआत में देखा होगा मेट्रो में वो आता है। ठीक है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है, ये सारी चीजें होने के बाद वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है, तो मास्क के अंदर बिना किसी कानूनी अधिकार या पुलिस की मदद से खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेता है और अपराधियों को सजा देता है। इसमें भी वो अपना जो है गुस्सा दिखा रहा है, पर उसको बहुत ही प्लान्ड तरीके से दिखा रहा है। इसमें भी आप चार पैरेलल्स को आप देख सकते हो कि सप्रेस चीजों को उसने सप्रेस किया बार बार, जो इनजस्टिस हो रहा था, जो समाज में सब कुछ हो रहा था, उसके पापा के साथ जो हुआ। उसके बाद वो पब्लिक फिगर है तो उसको अपना फेस दिखाना भी है वो कैसा है। उसके बाद सडन उसका गुस्सा निकला, लेकिन वो भी जो है एक निश्चित अनुपात में नहीं है, बट वो उसको प्लान किया गया है। और उसके बाद वो प्रोटेक्टर मोड में आ जाता है, वो सबको खुद ही सजा देने की कोशिश करता है। और जब इनजस्टिस जो है वो एड्रेस हो जाती है, तो वो शांत हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, फिर से वैसे ही हो जाता है। अब हम इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, बॉडी, शरीर पे। शरीर पे हमारा इफेक्ट कैसे पड़ता है, सिम्टम्स कैसे आते हैं। बार बार होने वाले, आईज और लीड पे, आंखें, आंखों और आंखों के पलकों पे जाते हैं, तो बार बार होने वाले स्टाइज बिल्ली में चलेजियन होते हैं, वो अगर हो जाते हैं, ऐसा लगता है आंखों में जैसे कि कोई बाहर की बॉडी आ गई है। जो तुथ बार बार जो है सड़ते हैं, मसूड़े से बार बार खून निकलते हैं। एलन की नोट्स में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मेंसेस अगर दांतों में दर्द होता है तो हम इसको देते हैं। जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, जेनेटो यूरिनरी कंप्लेंट्स में जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, उसमें औरतों को बार बार जो है ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बार बार अर्ज होती है यूरिनेट होने की, उस केसेस में हम स्टेप को देते हैं आफ्टर क्वाइसन। डिफिकल्ट, जब डिलीवरी होती है, डिफिकल्ट लेबर में जब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं, उस केस में भी आफ्टर पेन में हम स्टेप को देते हैं। और जब यूरिन नहीं होती है तो बार बार यूरिथ्रा में जो बर्निंग होती है उसमें देते हैं, प्रोस्टेटिक टबल में देते हैं। बार बार पुरुषों में जो है बार बार अगर बार बार यूरिनेशन की अर्ज होती है तो उस केस में हम देते हैं। स्पर्मेटोरिया के केसेस में हम स्टेफ देते हैं। और अगर सेक्सुअल ऑर्गन जो है उसकी एट्रोफी हो गई है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, रिलैक्स्ड है, तो उस केस में हम देते हैं। एलन की नोट का आपने एक की पॉइंट देखा होगा, मेंटल इफेक्ट ऑफ ऑनेनिज्म
एंड सेक्सुअल एक्सेस। बार बार यौन प्रक्रिया करने के बाद जो बार बार इन्फेक्शन होता है महिलाओं में या पुरुषों में, हम उस केस में स्टेप जो है बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट, मेल पेशेंट जो बार बार मेस्टुर्बेशन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, उसके बाद उनमें एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन वो अपने इस भावना पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जॉर्ज विथॉल्कस ने अपने बुक में ये लिखा है कि उनके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट ने उस पेशेंट को शादी करने में और किसी से भी रिलेशन बनाने में बहुत वो कंफर्टेबल नहीं था। कंफर्टेबल इसलिए नहीं था कि वो होमोसेक्सुअल था, बल्कि इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं था कि वो उसको एज 16 से लेके 35 तक उसको आदत थी मास्टरबेशन करने की, और वो इस चीज को लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था। वो बार बार छोड़ना चाहता था बट वो छोड़ नहीं पाता था। तो इस केस में हम स्टेप देते हैं, बहुत ही प्रिस्क्राइब होती है स्टेप। पोस्ट सर्जिकल पेन में जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो है सर्जरी वगैरह अगर करते हैं, दांतों को टूथ एक्सट्रैक्शन में जब करते हैं, एपिसियोस्टोमी करते हैं, जब चाइल्ड लेबर के दौरान जब हम करते हैं, तो उस केसेस में हम स्टेप देते हैं। बोरिक में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेक्सुअल सीन एंड एक्सेसेस वेरी सेंसिटिव। तो इस केस में मैंने आपको ये चीज बता दी है। अब की नोट सिम्टम्स इसके पढ़ लेते हैं। मेल केस में आप देखोगे कि बार बार सेक्सुअल थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, और वो गिल्टी लुक, बहुत ज्यादा गिल्टी फील भी करता है, और बहुत उसके अंदर वीकनेस होती है, बहुत कमजोरी होती है। और क्वाइसन के दौरान डिस्निया के केसेस में भी हम स्टेफ प्रिस्क्राइब करते हैं। स्किन के केसेस में, एक्जिमा के केसेस में हम जो है स्टेफ देते हैं। जब भी हम स्क्रैच करते हैं तो इचिंग का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाता है। ये इसका कीनोट सिम्टम्स भी है। तो कीनोट सिम्टम्स में जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, ये चीजें मैं बता चुकी हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर वुंड वगैरह होते हैं तो इस केस में हम देते हैं। अगर किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है तो उससे जो भावना उत्पन्न होती है या गुस्सा उत्पन्न होता है, उस केस में हम देते हैं। जब भी बच्चों के पेट में दर्द होता है डांटने के बाद या पनिशमेंट के बाद, उस केस में हम दे सकते हैं। एक चीज और जॉर्ज विथॉल्कस ने अपने केस में, एक केस मेरे को याद आ रहा है, उन्होंने बताई है। एक पेशेंट था, एक छोटा बच्चा था, उनके पास आया किसी भी बीमारी के लिए। बहुत कोशिश की उन्होंने फाइंड आउट करने की क्या हुआ है, वो नहीं समझ पाए। उन्हें बार बार लग रहा था किसी टीचर ने डांटा होगा, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो नहीं समझ पाए इस चीज को। बार बार केस लेने के बाद पता चला कि वो बच्चा जो है लेफ्ट हैंडी था, लेफ्ट हैंड से लिखता था। और टीचर ने बोला उसको कि जबरदस्ती उसको राइट हैंड से लिखना जो है शुरू कराया। तो होता है ना, फोर्सफुली आप किसी चीज को काम करा रहे हो, बच्चा जो कंफर्टेबल है लेफ्ट हैंड से लिखने में, आप राइट हैंड लिखने के लिए उसको प्रेशर दे रहे हो। तो इस चीज से जो भी सिम्टम्स हुए, बाद में उन्होंने स्टेप दिया तो बच्चा को ठीक हो गया। एलिमेंट फ्रॉम, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तीन और सिम्टम्स मैंने ये सारा सारा मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, स्टाइज और चैलेंजियन और मास्टरबेशन एंड गिल्ट। मोडालिटीज में देखेंगे, गुस्सा करने के बाद, अन्याय होने के बाद, अपमान होने के बाद चीजें बढ़ जाती हैं, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, एग्रीवेशन होता है। लॉस ऑफ फ्लूइड, सीमेंट, ब्लड के बाद जो है, उसके बाद स्लाइटली टच होने के बाद, सर्जरी के बाद, या ओवर टोबैको यूज होने के बाद। बेटर कैसे होता है? बाम और लेट्स से आफ्टर ब्रेकफास्ट, अगर उसकी बातें कोई ध्यान से सुनता है, अगर उसको सुना जाता है, तो उससे वो बेटर फील करता है। हम अपने लास्ट के पड़ाव पे आते हैं, चौथे बात क्लिनिकल एप्लीकेशन।
स्टेफिसेग्रिया में क्या है, हम चीजों को सप्रेस करते हैं, उसके बाद जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। कोलिसिंथिस में क्या होता है, जब हम सप्रेस करते हैं बट उसका जो इंटरनल रिएक्शन होता है वो वायलेंट होता है, बहुत ही ज्यादा आक्रोश वाला होता है। इससे क्या होता है, पेशेंट के पेट में दर्द होने लगता है, जिससे पेशेंट डबल मोड़ने पे मजबूर हो जाता है। नक्सभूमिका केस में नक्सभूमिका को अगर कुछ इस तरीके की चीजें हुई या फिर उसे गुस्सा हुआ, अपमान हुआ या कुछ हुआ, तो वो उसको ओपनली एक्सप्रेस करेगा, वो चीजों को सप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, वो बाहर निकालेगा। वो बहुत इरिटेबल हो जाएगा, वो बहुत धैर्य खत्म हो जाएगा, वो दूसरे में कमियां गिनाएगा, और वो तो स्ट्राइक पे उतर जाएगा। तो ये है नक्सभूमिका का पेशेंट। नट्रम म्यूर, नट्रम म्यूर जो है बहुत ही शांत हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, उसका दुख आपको उसके चेहरे से दिखेगा कि वो कितने दुख में है। स्टेफ का पेशेंट तो दिखाता है कि देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, बाहर से दिखेगा नहीं, बट उसके अंदर उथल पुथल चल रही होती है। बट नेत्रम मूर में जो चल रही होती है वो आपको दिखेगी। आप अगर स्टेफ स्टेफ के पेशेंट से बात करोगे तो वो खुल के बताएगा, लेकिन नेत्रम म्यूर का पेशेंट जो होता है उसमें कैंसुलेशन एग्रीवेशन है, उसको किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं चाहिए होती है, वो अपने आप को चारों तरफ से बांध के गार्डेड रखती है। सेम चीज इग्नेशिया है। इग्नेशिया भी अपने एक्यूट ग्रीफ को सप्रेस करती है, क्रॉनिक इंडिग्नेशन नहीं है इग्नेशिया में। इग्नेशिया में क्या है, एक्यूट जो होती है वो चीजों को वो सप्रेस करती है। और इसमें विरोधाभासी सिम्टम्स दिखते हैं इसके, जैसे कि बार बार आहें भरना, लंप लंप फील करना अपने गले में। ये फ्लो चार्ट से आप इजिली समझ सकते हैं कि जब किसी पेशेंट को गुस्सा आया, अपमान हुआ, तो आप ये देखो, अगर उसने गुस्से को उसने सप्रेस किया, अगर बहुत ज्यादा अंदर से वो गुस्सा है उसने दिखाया, तो कोलोसिंथ में क्या होता है कि उसका पेन जो है, पेट में पेन होने लगता है, पेशेंट को डबल ढूंढने पर मजबूर कर देता है। और अगर अगर पेशेंट ने गुस्सा नहीं दिखाया, गुस्से को निगल गया, तो उसके बाद क्या होता है, वो केस जो है स्टेफिसेग्रिया का है। अगर पेशेंट को जो है बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, उसको अन्याय हुआ उसके साथ, लेकिन उसने अपना जो है प्रतिक्रिया उसने नहीं दिया, तो वो जो है आप नेट्रम म्यूर की तरफ से भी देख सकते हैं। नेट्रम म्यूर जो है कभी शो नहीं करेगी उसके फेस से, उसको नहीं, नेट्रम म्यूर का जो फेस है वो दिखाएगा आपको कि हाँ वो बहुत दुखी है, वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो बहुत दुखी है। और कंसोलेशन एग्रीवेशन, यानी आप उसको समझाओगे वो समझेगी नहीं, वो और एग्रीवेट कर जाएगी। और अगर गुस्से को अगर आपने सप्रेस नहीं किया, गुस्सा बहुत दिखाया, आपने एक्सप्रेस किया, बहुत इरिटेट हो गए, आपने दूसरों में गलतियां की, इस टाइप पे उतर गए, तो वो हो गया नक्स का। तो ये फ्लो चार्ट से आप इजिली समझ सकते हैं। तो जब भी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आते हैं, तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें कि आप उसके साथ ये हुआ है। अगर ये सिम्टम्स कोई भी क्लिनिक पे लेके आया है तो आप ये देखो कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ। आप जरूर पूछो कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, सिर्फ आपको ये उसके शब्दों को नहीं पकड़ना है, आप उसके अंदर हो रहे उथल पुथल को भी समझना है। तो थोड़ा भी अगर इमोशन जो है दिख रहा है तो बहुत ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। उसकी आप पेशेंट आते हैं तो उसकी आईज और टीथ देखिए, बार बार अगर स्टाइव हो रही है या फिर टूथ जो है सड़ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। और गिल्ट, गिल्ट भी होगा। आप जो स्टेफ के पेशेंट के अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, तो आप उसके गिल्ट भी आपको महसूस होगा कि उसको कहीं ना कहीं जो है बहुत वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है या फिर गिल्ट फील कर रहा है। आपको मैं केस दिखाती हूँ। ये केस मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मैं एक ही केस आपको दिखाती हूँ। ये केस इसलिए दिखा रही हूं मैं क्योंकि इस केस में मुझे रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिला था, मेरे उम्मीद से भी जल्दी। एक पेशेंट है, उसका नाम था समर्थ, 23 साल का। दोनों हाथों में उसकी सोरियासिस थी पिछले 2 साल से। और उसकी वो अपनी मम्मी मदर के साथ रहता था। दोनों जो पेरेंट हैं वो सेपरेटेड थे, डिवोर्स हो चुका था। तो मैंने पेशेंट से पूछा ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2 साल से हो रखा था। 2 साल से नहीं, और भी पुराने, 2 साल से उसका बढ़ गया है, बट बहुत ही पुराना केस था, वो बहुत ही डॉक्टरों को दिखा चुका था। उसने एक बार, मैंने पूछा कि कैसे शुरू हुआ ये चीजें, तो उसने बताया कि एक बार उसने अपनी मम्मी और पापा के आर्गुमेंट्स को सुन लिया था।
उसके बाद ही स्किन पे धीरे धीरे जो है पैचेज आने लगे थे, खुजलियां शुरू हो गई थी। उससे मैंने पूछा कि इस सिचुएशन के बाद आपने क्या फील किया, आपने क्या रिएक्ट किया। तो उसने यही बताया कि उस समय वो कुछ नहीं बोला, वो शांत रह गया, और अंदर ही अंदर उसके पापा ने ऐसे वर्डिंग्स बोले थे उसको, उस बच्चे को भी लेकर और उसकी मम्मी को भी लेकर, जिसको वो बोलता है कि मैं बार बार अभी भी वो मुझे ट्रिगर करता है। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो उन्होंने क्या बोला था मेरी मम्मी को। वो मुझे बार बार, मैं मैं जब बाथरूम में भी जाता हूँ, जब मैं नहाता हूँ, जब मैं पॉट पे भी रहता हूँ, जब मैं पढ़ाई भी करता हूँ, जब मैं एग्जाम भी देता हूँ, तब भी वो चीज मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। तो आप देखिए इसको, उसके साथ अन्याय हुआ, या उसने जो भी बातें सुनी, उसको उसको जो भी लगा, उसके बाद उसने उस चीज को सप्रेस किया, वो चलता गया, वो बार बार सोचता गया, और फिजिकल पे जो आया वो था सोरियासिस उसके हाथ में, दोनों हाथ में। उसको मैंने स्टेफ 200 दिया था, और मैंने 15 ही दिन बाद उस 200 को 1 एम में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि 15 ही दिन बाद मुझे उसका रिजल्ट दिखा था। और ये क्लासिकल मेथड का एक बहुत अच्छा अप्रोच है कि जब मेडिसिन जो है सही डायरेक्शन में जाती है, तो हम जो है पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं, रेदर देन कि आप उसको रिपीट करो, आप उसको एक पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। आप ये देखिए, क्लिनिक पे वो पेशेंट आया था, सोरियासिस ये इसके दोनों हाथों में हो रखी थी, और ये 1 महीने बाद की फोटो है, 15 दिन के बाद की फोटो मैंने नहीं ली थी, ये 1 महीने बाद की ही फोटो है। और 1 महीने बाद आफ्टर ट्रीटमेंट आप ये फोटो देख लो उसका। बच्चा ये 23 साल का ही था। तो ये बहुत ही जल्दी इफेक्ट देखने को मिल गया था उसको, सोरियासिस केस ने विद इन 1 मंथ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला था उसको। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, जब आपको कॉज मिल जाता है, जब आपको रूट कॉज कारण मिल जाता है कि ये क्यों उत्पन्न हुआ, ऑल डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक इन नेचर, तो हम जो भी सोचते हैं हमारे फिजिकल कंप्लेंट के रूप में आता है, तो हमें कॉज जरूर पूछना होता है। अगर आपको कारण पता चल जाता है, तो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करने में बहुत इजी हो जाता है। तो यही था मेरी इस केस में, ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। कैसे ये शुरू हुआ ये मैंने आपको बताया। पुरानी थी बीमारी, एक्यूट नहीं थी, क्रॉनिक थी। मैंने उससे पूछा आपने कैसा फील किया उस चीज को लेके। और पोटेंसी मैंने जो दिया, पोटेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं उस चीज को लेके। तो ये मैंने जो कुछ भी आपको बताया, जॉर्ज विथॉल्कस बुक, कुछ कैंट से, विलियम बोरी, क्लार्क और टाइलर की बुक से कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये तो ये स्टेप, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद। या डॉक्टर प्रतिमा, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा मैम। आपके लिए अप्रिसिएशन भी यहाँ पे काफी आए। जो स्पेशली जो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया, अलग अलग रेमेडीज का, किस तरह से हम स्टाफ को अलग अलग उससे, क्योंकि दैट इज द मेन पार्ट। ये सभी को पता है कि स्टैफिजिक एरिया सप्रेशन पे काम करती है, लेकिन किस तरह से वो इवॉल्व कर रही है, वो आपने बहुत अच्छे से जर्नी बताई कि किस तरह से वो सप्रेशन आगे आता है, किस तरह से वो फिजिकल लेवल पे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, क्या हमें एग्जैक्टली देखना चाहिए, और क्या सिम्टम एक्चुअली हमें फिजिकल लेवल पे और मेंटली क्या है। सप्रेशन बहुत सारी रेमेडीज में भी होती है, जैसे बताया आपने, इग्निशिया में भी है, नाट्रम में भी है, नक्स में भी है, सब में है, लेकिन डिफरेंशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही सबसे ज्यादा जरूरी और एक चैलेंज होता है होम्योपैथ के लिए। तो वो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपने एंड में बताए थे कुछ स्लाइड्स में, वो बहुत ही बढ़िया थे, और आई होप सभी को ये हेल्प करेंगे स्टेफिजिकेरिया सिलेक्ट करने में, क्योंकि स्टेफिजिकेरिया इज अ वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन और हायर पोटेंसीज में ही दी जाती है। तो क्लासिकल मेंटल पिक्चर अगर आपकी मैच हो जाए, तो तभी ये बहुत बढ़िया से रिजल्ट दे सकती है, जैसे कि आपने केस भी दिखाया। तो इट वाज वेरी नाइस केस मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस यस। और किसी का कोई क्वेश्चंस और या फिर कुछ और पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, धन्यवाद। एक्सीलेंट सेशन। यानी धन्यवाद। स्टेप्स मेडिसिन आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है बहुत मेरे लिए। मेन कॉज ऑफ डिजीज जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, जी। मियार
सोरा साइकोटिक एंड सिग्निफिकेंट, है ना। जी देयर आर जी टू सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। जी ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी सब्जेक्टिव सिम्टम का ही नेचर है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया लगा। हमारे पास भी केस ऐसा, हमने तो 35-36 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक जी सुरेसिस का केस था, हम अपना भी बताना चाह रहे हैं। जी उसकी पत्नी ने इंसल्ट की, समझे। और इंसल्ट करने के बाद, बहुत पूछने के बाद, तब बताया कि जब से देखिए पत्नी को इतना मान, उसके बाद भी जो है हमारे साथ व्यवहार था, समझे। तो और उसको सोरेसिस हुआ और धीरे ठीक हुआ, एकदम आप जैसे आपने बताए। उसी तरह से हम 1 साल फैमिली वेलफेयर कमेटी का मेंबर रहे, डॉरी एक्ट का, समझे ना। जी यह जो है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, डॉरी हाँ एक्ट का। हाँ, उसमें हम समझौता कराते थे पति पत्नी को। तो हमको जी पता चला, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाती थी और डाइवोर्स लेने के लिए तैयार। उसी को जी समझा बुझा के किसी तरह से समझाते थे, समझाने के बाद राजी हो जाती थी, तो हम जो है उसको लिख के भेज देते थे सीजीएम के पास, समझे ना। तो यह तो बहुत बढ़िया। एंगर बीमारी के कारण 50% बीमारी अकॉर्डिंग टू ओनली वन वर्ड, फियर, डर। अब बाकी जो बीमारी है सप्रेशन, होम्योपैथिक हम कहते हैं, होम्योपैथिक क्या है, बड़ी होम्योपैथिक, तो हम कहते हैं नो सप्रेशन, जेंटली, रैपिडली एंड परमानेंटली, यहाँ पे डॉक्टर प्रतिमा, मैं अकॉर्डिंग यहाँ टू पे क्योर द पेशेंट, समझे ना। हाँ एक तो क्वेश्चन बहुत मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, शानदार जैसे जानदार लगा। और इसी तरह से आइए, घर घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक हो जाए, हमारा होम्योपैथिक फर्स्ट ग्रेड जाए। थैंक यू। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे जो जर्नी होती है इग्निशिया टू नाट्रम्यूर टू स्टैफ, ये एक ट्रायो हम कहते हैं कि इग्निशिया का इनिशियल ग्रीफ होता है, नाट्रम्यूर होता है, फिर स्टैफिसिगेरी आती है। तो ऐसा इसमें हम कैसे, हम इन तीनों में कैसे कर सकते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हमारे पास सप्रेस्ड ग्रीफ के साथ कोई पेशेंट आया और उसका मैनिफेस्टेशन एंगर है, इग्निशिया का, नाट्रम्यूर और स्टैफ, तो इन तीनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैम, वो तो हम जब केस लेंगे, केस से ही समझ में आ जाएगा। बोलते हैं ना कि केस लेना भी एक आर्ट है। हाँ जी। तो आप केस कैसे लेते हैं, केस किस तरीके से लेते हैं, आप उसमें कॉज ढूंढ पा रहे हैं। आप उस पेशेंट को देख के, उसके बॉडी लैंग्वेज से, मैंने बताया ना, नेट्रम्यूर का पेशेंट जो है दुखी दिखेगा। ओके। स्टेप तो दिखाता है कि नहीं, अंदर कुछ नहीं चल रहा है मेरे, बट जो नेट्रम्यूर में जो दुख चल रहा है वो आपको दिखेगा। ओके। और इग्नेशिया इग्नेशिया और अग्नेशिया, और अगर आप स्टेफ, इन दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो स्टेफ भी जो है बहुत पॉइंट टू पॉइंट ही आपको बात बताएगा, बहुत चीजें नहीं बताएगा। बट अगर आप उससे मिक्स होकर खुल के बात करोगे ना, थोड़ी देर बाद वो सारी बातें उगल देगा। बट इग्नेशिया बहुत ही रिजिड होती है। इग्नेशिया रिजिड होती है, वो बहुत जल्दी नहीं खुलती है। इग्नेशिया को टाइम लगता है बताने में। तो इग्निशिया मेनली देखा जाए तो एक्यूट चीजों पे देखो तो आप इग्निशिया काम करेगी, और इसमें तो क्रॉनिक है आपके स्टेफ में। ओके। बेसिकली सारी चीजें आर्ट ऑफ केस टेकिंग ही है। हम कितनी अच्छी से ओके। केस को निकाल रहे हैं, और कितने अच्छे से हम पेशेंट की बातें अंदर से निचोड़ के निकाल रहे हैं। ओके। जी ओके। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल के साथ स्टेफिसिक एरिया के ऊपर। आगे भी इसी तरह के रेमेडीज के ऊपर जो डिफरेंशिएटिंग सेशन से अगर हम और रखें तो इट विल बी वेरी नाइस। बहुत अच्छा रहेगा, आप और रेमेडीज लेके आइएगा, क्योंकि मेन वही होता है कि डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो बहुत नॉलेजेबल मैंने और जिस तरीके से कॉलेज में अपनी मेडिसिन पढ़ी है, मैं कोशिश करूंगी जब भी किसी एक मेडिसिन के बारे में बताऊं तो ऐसे ही बताऊं, ताकि लोगों को याद रहे। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतिमा का आज के सेशन के लिए। और हमारा टाइम भी यहाँ पे आज हिंदी सेशन का ओवर हो गया है। तो डॉक्टर प्रतिमा, आप अपनी प्लीज प्रेजेंटेशन हटा लीजिए। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर प्रतिमा। और थैंक यू। इंग्लिश सेशन के लिए आई गेस आज